हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, इसके कितने मूल होते हैं, इसे कितने विधि द्वारा हल किया जा सकता है, जिसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ध्यान से समझेंगे द्विघात समीकरण कहते किसको है। सबसे पहले तो इसकी बात करेंगे, द्विघात समीकरण होता क्या है। ध्यान से समझेंगे द्विघात समीकरण। अगर हम द्विघात समीकरण को परिभाषित करें सबसे पहले, तो अगर हम परिभाषित करें तो यदि किसी द्विघात बहुपद को आप शून्य के तुल्य कर दें, यदि उसे शून्य के बराबर कर दें, शून्य के इक्वल कर दें, उससे जो हमें समीकरण प्राप्त होगा वो समीकरण कहलाता है द्विघात समीकरण। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, आपको हम द्विघात बहुपद के बारे में हम क्लास में बता चुके हैं कि द्विघात बहुपद होता क्या है। बहुपद के बारे में हम डिटेल में पढ़ा चुके क्लास में। यहाँ पर हम बात करने वाले द्विघात समीकरण के बारे में। तो द्विघात समीकरण जानने से पहले थोड़ा सा हमें द्विघात बहुपद जानना जरूरी है कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। हम परिभाषा क्या बोले हुआ कि यदि किसी द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कर दें, इसे शून्य के बराबर कर दें, तो ये जो आपका समीकरण प्राप्त हुआ यही आपका कहलाता है द्विघात समीकरण। क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। बात समझ में आया? द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? यदि किसी भी बहुपद को शून्य के बराबर कर दें तो जो हमें बहुपदीय समीकरण प्राप्त होता है वह समीकरण कहला जाता है क्या चीज़? द्विघात के बात करेंगे तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि यह फॉर्म, अगर हम परिभाषा की बात करें कि परिभाषा क्या होता है, तो अगर हम परिभाषा बात करें तो ध्यान से समझेंगे। यदि a, b और c वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या है और a not = 0, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का कोई भी रूप द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है। हम क्या बोले? हम बता रहे हैं कि यदि a, b और c वास्तविक संख्या हो, रियल नंबर हो, और a not = 0, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का जो रूप होता है वह रूप क्या कहला जाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। बात समझ में आया? द्विघात समीकरण। ऐसे अगर हम आसान लैंग्वेज में सबसे आसान आपको बताए हैं कि यदि किसी द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कर दें तो जो समीकरण प्राप्त होगा वो द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी अगर हम बात करें इसके सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में, तो द्विघात समीकरण का फॉर्म, आगे हम बात करने वाले द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम बात करें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या है? यह होता है द्विघात समीकरण। यह क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का कहीं भी इस प्रकार का आपको समीकरण प्राप्त मिले, ध्यान देना यहाँ पर पावर कितना रहेगा? 2। अगर 3 रहेगा तो वह त्रिघात हो जाएगा। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं द्विघात, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का ये जो रूप होता है यह कहलाता है क्या? द्विघात समीकरण। जहाँ a not = 0, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर a हो जाएगा तो बताइए 0 × x² 0, तो कुछ होगा ही नहीं, कोई समीकरण बनेगा? वो रैखिक बन जाएगा, रैखिक समीकरण। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या? द्विघात समीकरण। तो a कभी भी 0 के बराबर नहीं रहेगा। और यहाँ पर a, b और c, यहाँ पर c देखिए, a, b और c क्या बोल दिए बउआ कि a, b और c हमेशा क्या होता है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। यहाँ कोई नंबर मौजूद होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये तो बात हो गया द्विघात समीकरण कहते किसको है। अब हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं। यह होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, यानी मानक रूप
या फिर कह सकते हैं सामान्य रूप, सामान्य रूप इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बात समझ में आ गया। द्विघात समीकरण, यदि ये a, b और c वास्तविक संख्या हो और a नॉट इक्वल टू 0 हो तो x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप का कोई भी समीकरण क्या कहला जाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल समझेंगे द्विघात समीकरण, यहाँ पर लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं? बिल्कुल, आप ध्यान से देखेंगे इस रूप का है कि नहीं, है ना। अगर वहीं पर हम बात कर दें ए एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है या नहीं? बिल्कुल द्विघात समीकरण है। क्यों? यहाँ पर आप समझ रहे द्विघात वाले, द्विघात समीकरण है, इसे हल किया जा सकता है। तो द्विघात समीकरण आपको बात समझ में आ गया। अगर हम यहीं पर नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, है ना, कि द्विघात समीकरण है या नहीं, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4, क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। इसे थोड़ा सा आप गुणनफल इसका ज्ञात कर लें। x गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं? x का कॉमन लेंगे, ये ब्रैकेट उतर गया, x माइनस 4 प्लस 3 का कॉमन लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0। गुना कर दे x गुने x एक्स स्क्वायर माइनस x गुने 4 4x प्लस 3 गुने x कितना 3x माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 बराबर हो गया 0। एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। द्विघात समीकरण है या नहीं? बिल्कुल है, इस रूप में है। अच्छा, उसी प्रकार अगर हम बात कर दे ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्या ये द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों द्विघात समीकरण नहीं है? क्योंकि हम आपको बताए हैं कि यह सिर्फ द्विघात बहुपद है। द्विघात समीकरण तभी होगा जब यह 0 के बराबर होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 लिखा हुआ रहे, तब द्विघात समीकरण आप इसको कह सकते हैं। द्विघात, ये अभी तक द्विघात बहुपद था। याद रखें, हमेशा द्विघात समीकरण में बराबर क्या होता है? 0। बराबर क्या होता है? 0। क्योंकि आपको परिभाषा में हम बताए हैं कि जब तक आप किसी द्विघात बहुपद को 0 के बराबर नहीं करेंगे तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाए। द्विघात समीकरण तभी कहलाता है जब उसको आप 0 के बराबर कर दें। तो यहाँ पर बात समझ में आ गया इतना सारा। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? एग्जाम्पल आपको बता दिए, आपको चेक करना भी बता दिए। क्वेश्चन में इस प्रकार भी, एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है ना। चेक करने के लिए आपको दे देगा। जैसे यहाँ पर हम बात करें, क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। एक क्वेश्चन देते हैं जो आपको बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए ध्यान से समझेंगे। एक क्वेश्चन है, आपको चेक करके बताना। अभी आपको यहाँ पर लिख दे रहे थोड़ा सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह रूप का कोई भी समीकरण, यह होता है द्विघात समीकरण। यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। समझेंगे। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको चेक करके बताना है, जांच करें, आपको चेक करके बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लें, x प्लस 1 बटा 4 बराबर 1 बटा x प्लस x। आपको ये चेक करके बताना है कि क्या द्विघात समीकरण है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा हल करके चेक कर लेते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं। इस फॉर्म में अगर आ गया तो द्विघात समीकरण है, अगर नहीं आया तो द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ x प्लस 1 बटा 4, इन दोनों का लसा x, यहाँ हो जाएगा कितना 1 प्लस x बार कर लेगा, यानी एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा ये इससे, यानी x इंटू एक्स प्लस 1, 4 का इससे 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गुना करवा दे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुने एक्स बराबर 4 इंटू 1 4 प्लस 4x स्क्वायर। क्या 4x स्क्वायर, क्या इसको आप इधर ला सकते हैं? बिल्कुल। अभी इस तरफ वाले को इस तरफ लेके चल जाइए, इधर बचेगा क्या 0। ध्यान से समझेंगे, इधर 4x स्क्वायर पहले से था, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। ये प्लस 4 पहले से ही है,
4x² माइनस एक्स स्क्वायर 3x² माइनस एक्स प्लस 4 बराबर इधर क्या बचा 0। क्या है द्विघात समीकरण है, बिल्कुल द्विघात समीकरण है। आप ध्यान से समझेंगे इस फॉर्म में। प्लस माइनस को आप लेकर के ये चिंता न करें कि हाँ माइनस है, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x² माइनस एक्स प्लस 4 क्या है द्विघात समीकरण है, बिल्कुल द्विघात समीकरण है। तो अब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन अगर दे दे कि द्विघात समीकरण चेक करें कि कौन द्विघात समीकरण है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो क्या आप नहीं बना लेंगे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम समझें। अब आगे हम बात करेंगे अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूल्य के बारे में। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं जिसके बारे में बात करेंगे, है ना। ध्यान से समझेंगे, है ना। द्विघात समीकरण के मूल द्विघात समीकरण के मूल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान समझेंगे द्विघात समीकरण के मूल। अच्छा, द्विघात बहुपद में हम आपको पढ़ाए थे, द्विघात बहुपद के कितने मूल होते थे, 2। द्विघात बहुपद के कितने मूल होते थे, कितने शून्यक होते थे। वहाँ पर शून्यक कहलाता था, यहाँ पर क्या कहलाता है, मूल, है ना। तो द्विघात समीकरण के भी उसी प्रकार जैसे हम द्विघात बहुपद के बारे में हम पढ़ाए थे कि इसके 2 मूल, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक। द्विघात बहुपद में पढ़ाए थे कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, रैखिक बहुपद के 1 शून्यक, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक। उसी प्रकार यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण के मूल, वही शून्यक यहाँ पर क्या कहलाता है द्विघात समीकरण में, मूल। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। बात समझ में आया कि नहीं। अगर मान लिया जाए, लिख देते हैं यहाँ पर, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। मान लिया जाए कोई द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है। तो इसके जो मूल होंगे 2 मूल होगा, एक का नाम अल्फा और एक का मान बीटा। बात समझ में आ गया, यही दोनों मूल है। आप याद करें द्विघात बहुपद में ये 2 शून्यक कहलाते थे। मूल होता क्या है, शून्यक होता क्या है, इसके बारे में हम पहले ही बता दिए। मूल वह मान होता है जब इसको आप उठा करके द्विघात समीकरण में रखेंगे तो वो पूरे द्विघात समीकरण को 0 कर देगा, वही मूल कहलाता है। तो द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, 2 मूल, एक अल्फा और एक बीटा, है ना। अब हम समझेंगे कि मूल निकाला कितने विधि से दिया जाता है, कि जो 2 मूल्य होता है अल्फा और बीटा, ये निकलता कैसे है ना। इससे पहले हम बताएं कि द्विघात समीकरण आपको चेक करने के लिए, अब आपको हम बता रहे हैं कि द्विघात समीकरण को हल कितने विधि से हम कर सकते हैं। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ये समझ में आ गया द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, कितने विधि द्वारा द्विघात समीकरण हल होता है, कितने विधि द्वारा हम हल कर सकते हैं। तो ध्यान से समझेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि आपको क्लास 10th में मेन रूप से, है ना, पढ़ना 3 विधि है। कितने विधि द्वारा हल कर सकते हैं, द्विघात समीकरण को आप 3 विधि द्वारा हल कर सकते हैं। पहला गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, तीसरा द्विघाती सूत्र द्वारा। पहला द्विघात समीकरण को कितने विधि द्वारा हल किया जा सकता है, 3 विधि। पहला गुणनखंड,
गुणनखंड विधि द्वारा, ध्यान से समझेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। इसको कह सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान से समझेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। तीनों विधि को हम एक एक करके डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ हम बता देते हैं, दूसरा कौन विधि बताया आपको, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तीसरा द्विघाती सूत्र, तीसरा क्या होता है, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, सूत्र लगा करके या श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य नियम द्वारा, या श्रीधराचार्य नियम द्वारा, ध्यान से समझेंगे। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, ध्यान से समझेंगे। हम द्विघात समीकरण को कितने विधि द्वारा हल कर सकते हैं, तीन विधि द्वारा। पहला गुणनखंड विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, और तीसरा द्विघाती सूत्र द्वारा, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला द्वारा। क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य मेथड द्वारा, है ना, ध्यान समझेंगे। श्रीधराचार्य मेथड द्वारा, श्रीधराचार्य के लिए लिखा हुआ, श्रीधराचार्य नियम द्वारा, ध्यान से समझेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, द्विघाती सूत्र द्वारा। एक आगे करके हम तीनों के बताएंगे कि कैसे द्विघात समीकरण हल किया जा सकता है ना। तीन विधि द्वारा हम हल कर सकते हैं द्विघात समीकरण को। तो सबसे पहला हम समझेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, यानी फैक्टराइजेशन मेथड कैसे हल कर सकते हैं, है ना। ध्यान से समझेंगे। ये दो विधि हम बाद में बताएंगे, पहले इसको जानते हैं, फिर इसको जानेंगे, फिर इसको जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल किया जा सकता है ना। ध्यान से समझेंगे। मान लिया जाए एग्जाम्पल, एक द्विघात समीकरण आपको दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको है, एक क्वेश्चन आपके सामने जिसको आपको हल करना है किसकी विधि द्वारा, द्विघात समीकरण। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन है x² - 3x - 10 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल करें, को गुणनखंड विधि द्वारा हल करें, को गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन आपके सामने क्या, ये द्विघात समीकरण, ये देखिए द्विघात समीकरण एक दिया हुआ है, इसको आपको कौन विधि द्वारा हल करना है, गुणनखंड विधि द्वारा। सिंपल, आप क्लास 7th 8th से ही 9th में भी आप पढ़े होंगे गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। बस इसका आप गुणनखंड कर दे, लास्ट में आपका यहाँ बराबर 0 है ही, उसके बाद बराबर इक्वल कर करके एक एक मूल्य निकाल ले चल जाइए, निकल जाएगा आपका द्विघात समीकरण। इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करें, मतलब इसका मूल आपको निकालना है विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। सबसे पहले गुणनखंड इसका निकालते हैं। तो गुणनखंड करने का मेथड सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि शुरू लास्ट में गुना करें, शुरू लास्ट में क्या करें, गुना करें। शुरू लास्ट मतलब x² के कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं था, 1 है, 1 × 10 कितना होगा, 10। अब 10 गुणनखंड कहता है कि ये जो 10 है इसको आप तोड़ या घटा, मतलब ये जो 10 आया इसको आप कितने विधि द्वारा लिख सकते हैं, पहले ये बताइए। क्या इसको लिखा जा सकता है 5 × 2, क्या इसको लिखा जा सकता है 10 × 1, और बताइए एक मेथड, एक विधि से लिख सकते हैं 10 को आप शुरू लास्ट गुना करके आया 10। गुणनखंड का पहला स्टेप होता है कि शुरू लास्ट से गुना करें, और जो गुना करके आया उसके बाद उसे गुना, मतलब गुना जो करके आया उसको तोड़ या जोड़ का घटा करके क्या आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए।
है ना, जो गुना करके आया उसे जोड़िए घटा करके बीच वाला आना चाहिए। उसको इस प्रकार से तोड़िए, जो गुना करके आया उसको इस प्रकार से तोड़िए ताकि उसे तोड़ने पर जोड़िया घटा करके बीच वाला आए। जैसे कि यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ 10 है, पहले शुरू लास्ट में गुना किया 10 आया। अब 10 को आपको हम पहले ये बताएं, सबसे आसान विधि बता रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा गुणनखंड कैसे निकलता है। किन्हीं को अगर प्रॉब्लम हो सकता है गुणनखंड निकालने में या कहीं कोई भूल गए होंगे तो यहाँ पर फिर से समझ लेंगे। पहला स्टेप हम क्या बताएं कि शुरू लास्ट से गुना करें। शुरू लास्ट में 10 गुने 1 कितना है 10। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, कितने विधि द्वारा लिख सकते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10 या 2 पचे 10, बात देखिए ठीक है, 10 गुने 1 या 1 गुने 10, बात वही है। अब इसमें से आपको जोड़ या घटा करके इन दोनों में से आपको 3 आना चाहिए। तो बताइए 5 में से 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 5 में से 2 अगर घटा दिए हम जोड़िए घटा करके तो 3 आएगा। तो बताइए ये वाला लगेगा कि नहीं लगेगा, ये तो लगने वाला है नहीं। यानी 5 में से क्या करेंगे 2x घटा देंगे, यानी हो जाएगा ये x² माइनस 5x। क्या करने वाले हैं, क्या करें, घटाने के लिए हम बोले हैं, घटाने के लिए बोले। आप यहाँ पर बोलिएगा कि आप यहाँ पर जोड़ दिए, आप यहाँ पर पहले यहाँ देखिए क्या चीज़ का चिन्ह है माइनस में, तो माइनस है तो माइनस 5x में जब आप प्लस 2x करेंगे तभी तो आपका माइनस 3x आएगा, है ना, क्योंकि माइनस मतलब ये कर्ज में है। तो आप बताइए अगर यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा -2 तो -5 -2 कितना हो जाएगा -7x। तो -5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर क्या 0। अब गुणनखंड में अगला क्या होता है कि इन दोनों में कॉमन लिया जाता है, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन किसे कहते हैं, जो दोनों में हो। यहाँ पर समझेंगे x दोनों में है, x कॉमन ले लिए, यहाँ 2x था, 2 गो x है, यहाँ 1x बचा माइनस, यहाँ पर से x हट गया 5 बचा। अच्छा यहाँ पर आप समझेंगे यहाँ तो x दोनों को कॉमन दिख नहीं रहा। अब किन्हीं को लग रहा होगा कि इन दोनों में से तो कोई कॉमन है ही नहीं। तो 10 में 10 ध्यान समझेंगे 10 क्या 10 आप क्या लिखे हैं 5 गुने 2, मतलब 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, प्लस 2 का कॉमन ले लें, यहाँ कितना बचा x, यहाँ से 2 हट गया, बचा कितना यहाँ 5। बताइए दोनों ब्रैकेट मिल गया कि नहीं मिल गया। गुणनखंड का नियम है कि अगर आपका दोनों ब्रैकेट मिल गया समझिए आपका गुणनखंड सही है। बराबर क्या है 0। 1 लिख दें, ये कॉमन लिए हैं उसको x प्लस 2 को, और 1 लिख दें x माइनस 5 को बराबर 0। अब आप इतना बराबर एक बार 0 लें, x प्लस 2 बराबर 0, फिर आप x माइनस 5 बराबर 0 लें, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -2, x बराबर हो गया 5। तो यानी मूल निकल गया इस द्विघात समीकरण का क्या -2, 5, ये हो गया आंसर। तो ये हम कौन विधि द्वारा इसको हल किए, गुणनखंड विधि द्वारा। बात समझ में आया गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल और समझेंगे फिर हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण को आपको हल करना है कौन विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। इसका मूल निकालें, ठीक है। तो गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, गुणनखंड निकालने के लिए हम अभी आपको बताएं कि शुरू लास्ट में गुना करें तो 6 दूना 12, कितना आया 12। 12 को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, 4 तिया 12, 6 दूना 12, और बताइए 12 गुने 1, और नहीं लिखा जा सकता, 3 ही तो लिख सकते हैं। 4 तिया 12, 4 तिया 12 या 3 चौका 12, बात देखिए हम आपको पहले भी बताया, 6 दूना 12, 12 गुने 1। अब जो आया हम आपको क्या बताएं, शुरू लास्ट में जो गुना करने पर आता है उसको आप इस प्रकार से तोड़िए ताकि तोड़ने पर जोड़ या घटा करके आपको बीच ला आना चाहिए। बीच में क्या है 1, बीच में क्या है कुछ नहीं था 1, मतलब आपको 1 आना चाहिए। x 1 है, x के आगे 1 लिखा हुआ। तो आप ध्यान से समझेंगे, पहले इसमें से बात करते हैं। 4 में से 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अगर 4 में से हम 3 घटा दिए तो 1 बचेगा, मतलब ये वाला लगेगा। कैसे होगा, 2x² 4x माइनस क्या 3x, 4x में 3x जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में से कॉमन बताएं जरा, x तो कॉमन है ही, क्या 2 कॉमन दोनों में नहीं है, 2 भी कॉमन है। यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर से यहाँ 2 निकल गया तो यहाँ 2 बच रहा, अभी x तो निकल नहीं चुका ऑलरेडी पहले। अब इन दोनों में बात करें, पहले तो माइनस है ना, माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन है। यहाँ पर 3 कॉमन है, चूँकि x तो दोनों में है नहीं, यहाँ पर 3 है क्योंकि 6 में भी लिखा हुआ है कितना 3 गुने 2, मतलब 3 दोनों में है। तब बताइए यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ x बचा। अब ध्यान से समझेंगे, जब आप कभी भी अगर कहीं पर भी माइनस का जब आप कॉमन लेते हैं तो माइनस जब कॉमन लिया जाता है बाहर तो अंदर में जो चिन्ह रहता है माइनस का वो प्लस हो जाता
और जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है। यहाँ पर हम माइनस का कॉमन ले लिए तो बताइए ये साइन क्या चीज़ में बदल गया, प्लस। और यहाँ पर कितना बचा, 3 इसमें से हट ही गया, बचा कितना 2। बताइए दोनों ब्रैकेट आपका सही मिला कि नहीं मिला। अगर ब्रैकेट मिल गया समझिए आपका गुणनखंड सही है। तो एक लिख दें 2x माइनस 3, एक लिख दें x प्लस 2 बराबर 0। एक अभी बताया मूल निकालने का, एक इसके बराबर 0 ले, मतलब 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर हो गया 3, x बराबर हो गया 3/2, और एक हो गया x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2, x बराबर क्या हो जाएगा -2, यानी मूल हो गया 3/2 -2, दैट इज आंसर। बताइए अब आपको समझ में आया कि नहीं आया कि गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो देख ले गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। गुणनखंड निकालने का सबसे पहले स्टेप बता ही चुके। हालांकि ये तो गुणनखंड 8वें से आप पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास से ही, 8th 9th 10th 9th में तो एक चैप्टर ही है स्पेशल गुणनखंड का, है ना। गुणनखंड तो आप समझ में आ गया। गुणनखंड विधि बहुत आसान है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं द्विघात समीकरण को हल करें, अगर बोल दिया गुणनखंड विधि से हल करें तो गुणनखंड विधि से हल कर ले। अगर नहीं बोला तो अगर सिर्फ आपको बोल दे कि हल करें तो जौन विधि आपको अच्छा लगे, 3 विधि बताई हैं अभी, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, उसके बाद हम आपको बताए कौन विधि, द्विघाती सूत्र वाला, है ना। चलिए ये तो बात हो गया कितने विधि द्वारा हल करते हैं, गुणनखंड विधि आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आप जान गए तो समझिए आपका एक्सरसाइज 4.1 NCERT में आपका कंप्लीट हो गया। तो आइए हम अब चैप्टर पर अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं 4.1। ध्यान समझेंगे, जो जो हम बताएं उसको आप ध्यान से सुने समझें। बिल्कुल आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है द्विघात समीकरण, कोई ज़्यादा हार्ड चैप्टर है नहीं। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं आपके NCERT बुक का एक्सरसाइज 4.1। 4.1 से आपका स्टार्ट होता है द्विघात समीकरण, ठीक है। प्रश्नावली 4.1। 4.1 में पहला क्वेश्चन आपका बोला है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, जांच करे कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको चेक करना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है ना। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन दे रखा, पहला क्वेश्चन दे रखा आपको 1 नंबर का पहला, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। चेक करने के लिए हम आपको शुरू में ही बताएं कैसे चेक करते हैं कौन द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण रहने के लिए क्या चाहिए, ax² + bx + c बराबर 0। अगर इस रूप में आ गया तो समझिए द्विघात समीकरण है, अगर इस रूप में नहीं आया तो समझिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको थोड़ा सा आप हल कर लें, पहले हल करेंगे, है ना, ध्यान से समझेंगे। क्या इसको a + b के होल स्क्वायर पर नहीं तोड़ सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। आइए इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। a² मतलब x² + 2ab 2a × b यानी x × x प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर बराबर, इधर 2 से अंदर गुना करवा दे तो 2 × x 2x माइनस 2 × 3 6। ये हो गया कितना, x² प्लस 2 × x कितना 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2x माइनस 6। ध्यान से समझेंगे, देखिए ये दोनों सेम है, 2x 2x चिन्ह सेम है, कट जाएगा, ये कटेगा नहीं। तो अगर आप उधर माइनस में ले जाइएगा तो ऐसे भी तो ख़त्म होना ही है। यदि बराबर के इस LHS साइड और RHS साइड दोनों सेम चीज़ है और दोनों का सेम साइन है तो वो कट जाता, हट जाता है। यहाँ पर बचा क्या, x² + 1 बराबर -6, ये माइनस उधर जाके प्लस होगा, x² + 7 बराबर 0। बताइए ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है, बिल्कुल है।
आपको शुरू में हमने बताए थे, एक्स याद कीजिए, एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 क्या द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है, ये भी द्विघात समीकरण है, जी हाँ है, क्योंकि ध्यान से समझेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का फॉर्म है। किन्हीं को लग रहा होगा कि यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, ये तो सही है, यहाँ पर सी है, सी हम आपको बताएं कि सी हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट रहता है, कोई अंक रहेगा, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी। लेकिन यहाँ समझेंगे कि बी एक्स है, तो देखिए, तो अगर हम इसको चाहें तो क्या इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते? एक्स स्क्वायर बी एक्स की जगह पर अगर हम 0x लिख दें अब प्लस में 7 बराबर 0, तो क्या ये गलत होगा? चीज़ तो वही है, 0 × x 0 ही हो जाना। इस रूप में बनाने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा में आपको चेक करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 × 3 - x, 3 - x। चलिए इसको चेक करते हैं, थोड़ा सा हल कर ले। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बताइए माइनस से गुना करेंगे, -2 × 3 तो -6, माइनस माइनस प्लस 2 × x तो 2x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2x ही है, ठीक है, ई इधर आके माइनस हो जाएगा -2x, आई माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा 6, इधर बचा क्या, इधर से सब तो उधर चल गया, इधर 0, यानी हो गया एक्स स्क्वायर -2 और -4x प्लस 6 बराबर 0। बताइए द्विघात समीकरण इस रूप में आया कि नहीं आया? ध्यान समझेंगे, द्विघात समीकरण है, हाँ है, द्विघात समीकरण है, बात समझ में आ गया। इसी का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x - 2 × x + 1 बराबर x - 1 × x + 3। चेक करना आपको क्या द्विघात समीकरण है ये, थोड़ा सा हल कर ले। x का यहाँ पर कॉमन लेंगे, ये उतर जाएगा x + 1, -2 का कॉमन लेंगे, x + 1 उतर जाएगा। गुणनफल से हल कर लें, आप गुणनफल पढ़े ही होंगे 8वां में 9वां में। x का कॉमन लेंगे x + 3, -1 का कॉमन लेंगे x + 3, गुना करवा दे सबका अंदर से, x × x एक्स स्क्वायर प्लस x × 1 x माइनस 2 × x 2x माइनस प्लस माइनस 2 × 1 2 बराबर x × x एक्स स्क्वायर प्लस 3 × x 3x माइनस x × 1 x माइनस x माइनस प्लस माइनस -3। अब हल कर दे जरा, कौन कौन हल हो रहा है, ध्यान से समझेंगे। हम अभी बताया अगर वही चीज़ LHS साइड में और वही चीज़ RHS साइड में हो और चीज़ सेम साइन का, वो दोनों कट जाता है। यहाँ तो एक्स स्क्वायर कट रहा है, ठीक है, और कोई नहीं है, तो यहाँ बचा क्या जी, x - 2x, x - 2x दैट इज -x -2 बराबर इधर क्या है 3x - x, 3x - x 2x -3, ये उधर जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, -x, ये -2x हो जाएगा, इधर प्लस में था होने जाएगा -2 पहले से था, माइनस होने जाकर के प्लस बराबर इधर क्या बचा 0, तो ये हो गया -x - 2x -3x और -2 अब +3 +1 बराबर 0। क्या ये इस फॉर्म का है? देखिए तो क्या इस फॉर्म का है? कहीं पर आपको स्क्वायर इसमें दिख रहा है? द्विघात समीकरण ये नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर ये कौन था, कितना था 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दे रखा है x - 3 × 2x + 1 बराबर x × x + 5, x × x + 5। आपको चेक करना है, द्विघात समीकरण है। बताइए x का कॉमन लेंगे कौन उतर जाएगा 2x + 1, -3 का कॉमन लेंगे कौन उतर जाएगा 2x + 1 बराबर x × x एक्स स्क्वायर प्लस 5 × x 5x, यहाँ गुना करवा दें, ये 2x² होगा प्लस x × 1 x हो जाएगा माइनस 3 दूना 6x माइनस प्लस माइनस 3 × 1 3 बराबर x² प्लस 5x, ठीक है। यहाँ 2x², अब उस साइड RHS साइड जो है उसको LHS साइड ले आइए,
तो LHS साइड लाइएगा तो जहाँ पर उस टाइप का दिखे वहाँ पर उसको रखना है। जैसे एक्स स्क्वायर का टाइप का ये है तो एक्स स्क्वायर इधर आके ये प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पहले से था, ठीक है, प्लस एक्स को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। एक्स माइनस 6x, एक्स में से 6x गया कितना, माइनस 5x, और प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा। इधर क्या बचा, माइनस 3, इधर बचा क्या, कुछ नहीं, 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर, माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, हाँ है। ध्यान से समझेंगे क्या है बताइए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप का नहीं है, बिल्कुल है। तो द्विघात समीकरण ये है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। बताइए इसको हल करते हैं। बताइए 2x का जल्दी आप कर ले, काम है बहुत आसान ये चीज़। 2x का कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 माइनस 1 का कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर x का कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस 5 का कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस 1। गुना कर लें 2x गुने x 2x स्क्वायर प्लस 2x गुने 3 तो 6x 2 तिया 6 माइनस 1 गुने x कितना x माइनस प्लस माइनस 3 गुने 1 कितना 3 बराबर x गुने x एक्स स्क्वायर माइनस x गुने x माइनस x प्लस 5 गुने x कितना 5x माइनस प्लस माइनस 5 गुने 1 5। यहाँ हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। 6x में से माइनस x गया कितना बचा 5x माइनस 3 बराबर इधर x स्क्वायर माइनस 1 का प्लस 5x तो प्लस 4x माइनस 5। ये हो गया 2x स्क्वायर। अब जो है जो जिस तरफ का जिधर दिखे उस टाइप का एक्स स्क्वायर वाला यहाँ है तो यहाँ ई आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि इधर प्लस में है। जब आप कहीं पर भी LHS को RHS साइड ले जाते हैं, LHS तरफ वाला को RHS, तो उसका साइन बदल जाता है। जैसे यहाँ पर ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। प्लस 5x पहले से लिखा हुआ था, अब इधर देखते हैं इस टाइप का कौन है 4x, ये प्लस में था, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस में। माइनस 3x पहले से लिखा हुआ है, ये माइनस वाला ये माइनस इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस, इधर बचा क्या 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x कितना बचेगा 5 में से 4 गया x माइनस 3 प्लस 5 प्लस 2 होगा बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। क्या द्विघात समीकरण है? बिल्कुल द्विघात समीकरण है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसमें से 3 क्वेश्चन और है, ठीक है, 3 क्वेश्चन और देखते हैं। इसको पहले हम मिटा देते हैं, ठीक है। नोट कर लें एक बार अगर नोट करना चाहें तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 1 का 6 क्या करना है, इसको चेक करना आपको कि कौन द्विघात समीकरण है। थोड़ा हल कर दे थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर तो कुछ हल होगा नहीं, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए इसको। a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुने a गुने b यानी 2 प्लस b स्क्वायर मतलब कितना 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2 दूना 4 4x होगा ना प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 एक्स स्क्वायर। अब ऐसा कर एक्स स्क्वायर तो ख़त्म हो रहा है कि नहीं। इधर बचा क्या 3x, ये माइनस 4x इधर आके प्लस होगा कि नहीं होगा 4x प्लस 1 है, इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 4, इधर बचा क्या कुछ नहीं 0। तो 3x प्लस 4x 7x, 1 में से 4 गया माइनस 3 बराबर 0। बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? कहीं से आपको लग रहा नहीं द्विघात समीकरण नहीं है यह, क्योंकि द्विघात समीकरण कौन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस फॉर्म का अगर रहे तभी। यहाँ पर स्क्वायर टाइप का कुछ दिख रहा है, यहाँ पर तो ये 7x माइनस 3 है। क्या है ये रैखिक समीकरण है। द्विघात समीकरण आपको चेक करना है, दो घात रहना जरूरी है क्या? यहाँ पर वो दो घात दिख रहा है, दो घात वाले कोई पद है ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2
का होल क्यूब बराबर 2 इंटू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए आइए ए प्लस बी के होल क्यूब पर आपको हल करना अगला, ए प्लस बी का होल क्यूब है ना। ए प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है पहले जो समझेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, इस पर आप इसको तोड़ दें। ए क्यूब मतलब हो जाएगा एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू बी, बी का मान कितना है 2 प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी क्यूब मतलब किसका 2 का क्यूब बराबर। इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x गुने एक्स स्क्वायर, तो 2x क्यूब होगा, ये माइनस कितना होगा माइनस 2x होगा। बताइए x का क्यूब कितना होगा x क्यूब, ये हो जाएगा 3 दूना 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 गुने x 12x प्लस 2 का क्यूब कितना 2 का क्यूब कितना 8 बराबर, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब एक आप काम कर लें, इसको उधर लेके चल जाइए, इसको उधर लेके चल जाइए तो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर है प्लस 6x स्क्वायर है ना। तो 6 स्क्वायर का टाइप का तो कोई है ही नहीं, तो ये ऐसा ही रहा प्लस 12x है, एक माइनस उधर जाके प्लस 2x हो गया प्लस कितना 8, इधर बचा के इधर कुछ नहीं 0 इधर सबको तो उधर लेके चल ही गया। एक्स क्यूब में माइनस 2x क्यूब गया तो माइनस x क्यूब बचेगा प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 दो 14x हो जाएगा, 12x प्लस 2x 12 दो 14x प्लस 8 बराबर 0। बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या द्विघात समीकरण में क्यों होता है? क्या द्विघात समीकरण में क्यों होता है? नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, आपका फॉर्म आना चाहिए इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब। इसको हल कर लेंगे, हल करने पर देखते हैं क्या होता है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर तो हल करने की कोई ज़रूरत है नहीं, इधर हल कर देंगे। ये क्या होगा a माइनस बी के होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, याद रखेंगे, फार्मूला नोट कर लेंगे अगर नहीं याद हो तो। ए क्यू मतलब एक्स का क्यू माइनस 3a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बी मतलब 2 प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर मतलब कितना 2 का स्क्वायर माइनस बी क्यू मतलब किसका 2 का क्यू। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, इधर हो गया एक्स क्यू माइनस ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 गुने एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस ये हो जाएगा 2 दूना 4 2 के स्क्वायर 4 तिया 12x माइनस 2 का क्यू 8। अब बाकी आप समझे कहाँ कहाँ, ये तो एक्स क्यू कट गया, एक्स क्यू कट गया, बचा क्या जी माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस 6x स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर होगा, माइनस x है माइनस x, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, इधर प्लस 12x उधर जाएगा तो माइनस 12x हो जाएगा। ये प्लस 1 इधर से पहले से था, ये माइनस इधर आया तो प्लस 8 हो गया बराबर क्या हो गया 0। क्या यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर मतलब माइनस 4 रुपये आप कर्ज में थे, 6 रुपये उसको आप प्लस दे दिए तो 2 रुपये आप प्लस में रहे ना जी, मतलब 2x स्क्वायर यहाँ होगा माइनस माइनस x माइनस 12x तो माइनस 13x प्लस 8 1 9 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। देखिए तो क्या ये फॉर्म में नहीं दिख रहा आपको? प्लस माइनस हम बताएं कि इससे कोई दिक्कत नहीं है,
द्विघात समीकरण है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 8, है ना, 8 तक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, नोट कर ले चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बोला है क्या कि निम्न स्थितियों के द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। सिर्फ आपको द्विघात समीकरण के रूप में दर्शा देना है ना। मतलब द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें मतलब क्या, द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का रूप अभी बताया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। सिर्फ आपको इस रूप में दर्शा देना है, ठीक है, हल नहीं करना, क्योंकि हल करने के लिए नहीं बोला। ये क्वेश्चन क्लियर किए हुए है कि निम्न स्थितियों के द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, बस निरूपित करके आप छोड़ दें। अगर आपका मन है तो आप वहाँ से हल कर दें, है ना। अच्छा, क्वेश्चन 2 का पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। एक कोई आयताकार भूखंड है ना, एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है, आयताकार भूखंड, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल बोल रखा है 528 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर। और उस क्षेत्र, आयताकार क्षेत्र की लंबाई, जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है ना। क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है, चौड़ाई के दुगना से एक अधिक, है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें, माना कि कौन अधिक है, लंबाई किससे अधिक है, चौड़ाई से। अगर हम चौड़ाई मान ले, माना कि चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई क्या हो जाएगा, दुगना से एक अधिक है, दुगना से एक अधिक है, दुगना से एक अधिक, मतलब इसका दुगना 2x, आज से एक अधिक। क्या x प्लस 1 मीटर नहीं होगा। ध्यान से सोचे, क्या बोला है कि आयताकार जो भूखंड है उसका जो लंबाई है चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है। तो चौड़ाई हम x मान लेंगे तो लंबाई इसके दुगना 2x प्लस 1। अगर हम बात करें कि अगर आपके पास हमारे दुगना से 5 रुपया अधिक है, अगर हम बोले कि हमारे पास 5 रुपया है, अगर हमारे पास 5 रुपया है और आपके पास जो पैसा है वो हम जो हमारे पास पैसा है, हमारे पैसा के दुगना से 2 अधिक है, हमारा ही 5 रुपया है। अब 5 रुपया हमारे पास है, तुम्हारे पास कितना होगा, दुगना से 2 अधिक, तब 5 दूना 10 और 10 2 12 रुपया, आपके पास कितना होगा, 12 रुपया। तो उसी प्रकार यहाँ पर बोला है क्या कि जो लंबाई है चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है, तो चौड़ाई x हो जाएगा, तो लंबाई 2x प्लस 1 मीटर होगा। अच्छा, उसके बाद प्रश्न से क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि इसका क्षेत्रफल, तो बताइए ये भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी, लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है। क्षेत्रफल आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई 528 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई, x बराबर 528 गुना करते हैं तो 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर कितना 528, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। चाहे द्विघात समीकरण का रूप देखे तो इस रूप में आया कि नहीं आया, बस आपको क्या करना था, इसके रूप में निरूपित कर देना था, बस इतना ही तक। तो इसका आंसर हो गया ये। अगर आप चाहें तो यहाँ से हल कर लें, गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लें, x का मान निकाल लें 2 गो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो यह था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। थोड़ा सा ध्यान से अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 का 2 में बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब लगातार। अगर कोई हम बोल दे कि 2 लगातार संख्या बोलिए, 5 6 7 8 99 100, ये सब क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक संख्याएं हैं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक,
तो ये आप कैसे कर रहे हैं, एक 5 और दूसरा 6, एक 5 होगा तो दूसरा 6 कैसे होगा, मतलब पहले में एक जोड़ दें तो अगला प्राप्त हो जाता है। 10 11, एक 10 था। उसी प्रकार अगर हम पहला धनात्मक पूर्णांक x माने तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1, दूसरा क्या हो जाएगा x+1। तो लिख देते हैं समझेंगे। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, बराबर x, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x+1। ठीक है। अब प्रश्न से दोनों का क्या दिया हुआ है, गुणनफल, दोनों का गुणनफल। प्रश्न से दोनों का गुणनफल मतलब x गुणनफल मतलब गुणे x+1, दोनों का कितना दे रखा है 306। ठीक है। गुणा कर दे, x गुणे x कितना हो जाएगा x² प्लस x गुणे x बराबर 306। ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो x² प्लस x माइनस 306 बराबर इधर क्या बचा 0। क्या इस रूप में चलाया कि नहीं आया, द्विघात समीकरण के रूप में। सिर्फ आपको क्या करना है, निरूपित कर दीजिए, बस खाली दिखा दीजिए, दर्शा दीजिए, आप कुछ करना नहीं है। अगर मन हो तो आप हल कर लें इसके आगे, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। ध्यान समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन करा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 306 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसके लिए आपको द्विघात समीकरण का रूप देना है। सबसे पहले तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को तब तक पढ़ें जब तक कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाए। जल्दबाजी करने की गलती कभी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में कितना लोग होते हैं, क्या जल्दबाजी में एक बार में ही क्वेश्चन पढ़े और समझते हैं क्या कि समझ गए, और उस हिसाब से बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बाद में जाकर के गलती कर देते हैं। तो हम एक चीज़ हमेशा से ये चीज़ कहते हैं कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को 2 3 4 5 जब तक समझ में नहीं आया तब तक आप पढ़ते रहिए, है ना। क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन को समझना बहुत आसान, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप समझ गए, समझिए क्वेश्चन आप बना लिए, इसका सोल्यूशन होता क्या है, वो हल सिंप्लीफिकेशन तो ऐसा ही होता है, उसको तो वो तो कोई भी कर देगा, लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत बड़ी बात होती है द्विघात समीकरण में। तो हम यही आपसे सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, तब तक पढ़ें जब तक कि पूरी तरह से समझ में ना आ जाए। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या कहता है, रोहन की माँ, एकदम आराम से, स्पीड में पढ़ने की गलती कभी ना करें। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। तो एक बात बताइए, अगर रोहन की आयु 1 साल है तो उसकी माँ उससे 26 साल बड़ा है, इसका मतलब उसका रोहन की माँ की आयु 27 वर्ष हुआ या नहीं हुआ। यदि रोहन की आयु 1 साल है और माँ उसकी 26 साल बड़ी है तो उसकी माँ का आयु कितना हो जाएगा 27 साल होगा ना। उसके बाद उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, बताइए 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना हो जाएगा। पहले 1 साल था, उसके बाद 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 1 4 साल। अच्छा, रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, 26 था उस टाइम, 26 में से 3 जोड़ दीजिए 29 साल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तो हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं ऐसे करके कि 1 साल है तो 26 होगा, 2 होगा तो कितना हो जाएगा, यानी 2 साल अगर रहा तो उसकी माँ की आयु हो जाएगी 26 प्लस 3 29, है ना। उससे 26 सॉरी तो उसको 28 हो जाएगा, 28 प्लस 3 उसके बाद जोड़ दीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ समझते हैं कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ, यदि हम बात करें रोहन की आयु यदि x वर्ष है, माना कि रोहन की आयु x वर्ष, कितना x वर्ष, माना कि रोहन की आयु यदि x वर्ष है तो रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी x + 26 होगा या नहीं होगा, x + 26 वर्ष, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है ना। रोहन की माँ
रोहन की माँ की आयु x+26 वर्ष। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन बोला अब से 3 साल बाद। देखिए, उम्र वाले क्वेश्चन में, आयु वाले क्वेश्चन में यदि जितने वर्ष बाद बोले तो दोनों में उतना वर्ष जोड़ दीजिए। जितना वर्ष बोले, कितना बोला है, अब से 3 वर्ष बाद, तो रोहन की आयु में भी 3 जोड़ दीजिए और रोहन की माँ की आयु में भी 3 जोड़ दीजिए, तो हमको पता चल जाएगा कि 3 वर्ष बाद कितना आयु उसका होगा, है ना। अगर बोल दे 4 वर्ष पहले, अगर पहले बोले तो दोनों में जितना बोला उतना घटा दीजिए, तो पता चल जाएगा हमको कि 4 वर्ष पहले उसका कितना आयु था। अगर हम बात करें कि अभी हमारी आयु 20 साल है, 4 साल पहले हमारी आयु कितनी थी, तो 20 में से 4 घटा दीजिए, 16 वर्ष था। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है क्यों पहले बोले तो घटाया जाता है और क्यों अगर बाद बोले तो जोड़ा जाता है। अगर बोले 5 साल बाद, 5 साल बाद हमारी आयु कितनी होगी, 20 + 5 25 साल। तो बात समझ रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, 3 वर्ष बाद। तो एक बात बताइए सबसे पहले हमें, 3 वर्ष बाद, तीन वर्ष बाद रोहन की आयु कितना होगा। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x+3, जितना बोले उतना जोड़ दीजिए। रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा जी, रोहन की माँ की आयु हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु x+26 अभी था, 3 वर्ष जोड़ दिए यानी हो गया x+29 साल, x+29 साल। और 3 वर्ष बाद उसकी आयु का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष बाद 306 हो जाएगा। प्रश्न से 3 वर्ष बाद जो है उसकी आयु का गुणनफल, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु था x+3 अगुने x+29 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 306। बस इसको हल कर दे थोड़ा सा, x+3 × x+29 बराबर 306। बताइए x अगर हम कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, x+29 + 3 का कॉमन लेंगे, x+29 बराबर 306। गुना कर दीजिए, x × x x² हो जाएगा, 29 × x 29x हो जाएगा, +3 × x 3x हो जाएगा, प्लस 29 तिया 87, 29 बराबर 306। ये हो गया x², 29 3 32x, ठीक है, प्लस में 87। आइए ने आके घट जाएगा कि नहीं आ जाएगा, घट जाएगा, इस तरफ आएंगे तो घट जाएंगे 306, -306 हो जाएगा, बचेगा क्या, x² + 32x। 87 में से देखिए छोटा में से जब भी बड़ा घटे तो माइनस आता है आगे, तो छोटा में से बड़ा घट रहा है, कितना बच जाएगा जी, 16 में से 7 गया 9, है ना, 16 में से 7 गया 9, और यहाँ बचा 29, 29 में से 8 गया 21, ठीक है। तो x² + 32x सही घटाया हुआ है ना, चेक कर लेंगे, 306 में 87, 16 में से 7 गया 9, यहाँ 29, 29 में से 8 गया, 29 में से 8 गया 21, हाँ सही है, सही है। तो यानी 219। तो बताइए ये आपको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में कर देना था, यही आपका हो जाता आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, थोड़ा सा इसको नोट कर लें। चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा नंबर, है ना, इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल स्टार लगा ले, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन को आप इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को परेशान करता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझें। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आए जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ना बंद ना करें। क्वेश्चन को आप पढ़ते रहें, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथे बार में तो समझ में आएगा। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कितना दूरी, 480 किलोमीटर। रेलगाड़ी कितना दूरी तय करता है, दूरी है आपका दिल
दूरी है 480 किलोमीटर। ठीक है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, जब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है तो यही दूरी, तो नियत दूरी तय करने में, यही 480 किलोमीटर को ही तय करने में वो 3 घंटा अधिक ले लेता है। अब बताइए, कोई गाड़ी का आप चाल घटा देंगे तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही। ट्रेन स्पीड में जा रहा है, जब उसका स्पीड आप घटा दीजिएगा, धीरे धीरे चलेगा तो समय ज़्यादा लेगा, है ना। तो वही कहता है कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, और जब इसका चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो नियत दूरी तय करने में इसे 3 घंटा ज़्यादा लग जाता है, इसे 3 घंटा अधिक लग जाते हैं। और तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए, तो आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण ज्ञात करें, मतलब आपको समीकरण दे देना है किसके द्वारा प्राप्त हो जाएगा, क्या 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 प्राप्त करने के लिए, रेलगाड़ी की चाल। तो ध्यान से समझेंगे, जो ज्ञात करने के लिए बोला उसको पहले आप मान लें। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पहले मान लेते हैं कि रेलगाड़ी का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा था, तो इतना जो चाल था इसे तय करने में उसे कितना समय लगा। 480, पहले ये हम ज्ञात करते हैं, 480 किलोमीटर तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लगा समय। समय बराबर क्या होता, फार्मूला दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता, फार्मूला दूरी बटा चाल। तो बताइए दूरी कितना है जी, 480 किलोमीटर। चाल क्या है रेलगाड़ी का, x। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, 480 बटा x। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जब इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, बताइए यदि इसकी चाल, क्या कहता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देना, तो कम कर देते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देने पर, कम करने पर कितना हो जाएगा जी। पहले तो था x, पहले तो रेलगाड़ी की चाल था x, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। हुआ या नहीं हुआ, रेलगाड़ी की चाल था पहले x, 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा। यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तो x प्लस 8 हो जाएगा। कम कर दिए, यहाँ क्वेश्चन बोला है कम कर दिए। अच्छा, तो अब इसका रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया, x माइनस 8। अब देखते हैं कि वह x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है, तो वह कितना समय ले रहा है ना। तो यही दूरी, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, लिया गया समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी तो 480 है, लेकिन अभी चाल क्या हो गया, x माइनस 8। ठीक है, चलिए ये दो चीज़ तो ज्ञात हो गया। अब समझेंगे यहाँ पर प्रश्न से, यहाँ पर समझिए, समझने वाली बात है। समझने वाली बात यह है कि जब उसकी चाल कम कर देते हैं तो नियत दूरी तय करने में, तो उसकी नियत दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक ले लेता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने से कम करने से 3 घंटा अधिक लेता है, 3 घंटा अधिक लगता है वही दूरी तय करने में। 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में ही इसे, है ना। एक बात बताइए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देने से इसका कितना समय ले रहा था जी, इस 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देने से ये समय ले रहा था 480, अब बटा में x माइनस 8। ठीक है, एक तरफ इस तरफ लिखते हैं। और उसका नियत कितना था, वैसे ही नॉर्मली कितना ले रहा था वो समय 480 किलोमीटर तय करने में, 480
बटा x। क्या बोला है, जब 80 कम कर देते हैं तो 3, तो वही दूरी, तो नियत दूरी तय करने में 3 घंटा ज़्यादा लगता है, नियत दूरी को ही तय करने में ये 3 घंटा ज़्यादा लेता है, 3 घंटा ज़्यादा ले रहा। अगर कम लेता तो इसमें माइनस करते। तो अब बताइए ये उधर जाएगा तो माइनस होगा या नहीं होगा, ये हो जाएगा 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर इधर 3 बचा। इन दोनों का LCM हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, x माइनस 8 कटा x बार के लगेगा तो 480x माइनस x कटा ये 480 इंटू में क्या हो जाएगा x माइनस 8 बराबर इधर 3 बटा 1। बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, तो 1 से गुना होगा तो इतना ही रहेगा 480 x माइनस 480 x गुना कर दीजिए डायरेक्ट, 480 x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 480 गुने 8, 480 गुने 8 इधर जब गुना करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, गुना कर दें 480x माइनस माइनस कितना हो जाएगा, अच्छा 480x 480x ये तो ख़त्म हो गया, 480x 480x ख़त्म। हाँ जो ख़त्म हो रहा कर दें, उसमें क्या है तो ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर बचा सिर्फ इधर बचा 480 गुने 8, 480 गुने 8 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 8 8 64 के 4 बाकी 6, 8 चौका 32 32 6 38 384। ठीक है 384 अगर यहाँ 0 कर देते हैं यहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक है, बराबर इधर कितना हो जाएगा 3x² और माइनस 8 दिया 24x। अच्छा ये बताइए इधर यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, इसको उधर इस तरफ लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा जी, इधर 0 बचा, इधर 3x² पहले से था माइनस 24x था। अभी 480 गुने 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3840, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा 3840। क्या यहाँ पर 3 का कॉमन है, बिल्कुल है। देखिए जब आप यही चीज़ मान लिया जाए ऐसे करके लिख दें 3x² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इधर से उधर ले जाते हैं तब चिन्ह चेंज होता है, वैसा ही का वैसा ही लिख दीजिएगा, LHS तरफ वाला को ऐसे करके RHS बना करके, तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं होता। चिन्ह तब चेंज होता है जब किसी एक टर्म को जब पूरे ले जाइएगा ऊपर पट्टी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, जैसे ध्यान समझेंगे, ये कितना समझ रहे होंगे कि इसको ऐसे कैसे लिख दिए। अरे तो जब पूरे पद को लेके जाइएगा उस तरफ, जैसे sin x 3 बराबर 4 या 4 बराबर 3 लिखे, क्या कोई दो अंतर है, बात होई है। तो उसी प्रकार यहाँ है इतना बराबर 0 कहिए, इतना बराबर 0 कहिए, बात होई है। तो यहाँ पर 3 का कॉमन आपको दिख रहा होगा, 3 का कॉमन ले लें x², यहाँ बचा 8x, तब नहीं होगा जी 8 या 24 और 3 से तो यहाँ हो जाएगा 3840 में 3 से भागा दे जरा कितना होगा जी, एक बार के 3 लगा 8, 3 दूना 6, 2 3 8 24, 1280 बराबर 0। ये 3 है ना गुना में होने जाके भागा में, तो हो जाएगा वही माइनस 1280 है, माइनस 1280 और 0 बटा 3 कितना 0। ये देखिए यही वह समीकरण है जिससे आपका चाल निकलेगा। इसको आप हल कर दें, हल करके आप निकल सकते हैं चाल, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 की बात किए। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे, है ना, जिससे आपको उससे 4.2 करने से पहले आपको हम बताएंगे कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा हम हल करने के लिए इस वीडियो में बता दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, नोट कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।